हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज़। इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स के बारे में जो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं। फर्स्ट वन हमारे सामने है मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? मास्थेनिया ग्रेविस एक बड़ा डिसऑर्डर होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो कि मिडिल एज में प्रेजेंट होता है। इन बिटवीन 20 to 40 ईयर के बीच की जो एज होती है उस दौरान ये प्रेजेंट होता है। और ये एक ऑटोइम्यून टाइप का डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून क्या? जब हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाए, हमारी बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं या हमारे बॉडी का सेल्स और टिश्यू होता है उनको एज ए फॉरेन पार्टिकल समझ के उस पर अटैक करने लग जाए, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटोइम्यून। और मास्थेनिया ग्रेविस में यही होता है, जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है उसमें स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो वो जो एंटीबॉडी बनती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाके जो एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर साइट होती है वहाँ पे अटैक करके उस रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। उसकी वजह से वहाँ पे अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, एक डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। और उस डिजीज कंडीशन को क्या बोलते हैं? मास्थेनिया ग्रेविस। तो मास्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड आपको एक चीज़ तो याद रखना है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है और हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है। दो चीज़ आपको इससे रिलेटेड क्लियर रखना। बाकी डेफिनेशन में क्या मेंशन कर रखा है, क्या क्या इसके सिम्टम्स है, वो भी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, तो वो वन बाय वन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ? मास्थेनिया ग्रेविस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फर्स्ट वन तो आपको ये याद रखना है कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और किसका डिसऑर्डर है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। जो हमारी न्यूरॉन होती है और हमारी मसल्स होती है उनका जो जंक्शन होता है, जिसे हम सिनेप्स बोलते हैं समटाइम, उस कंडीशन उसका डिसऑर्डर है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है क्या हमारा? मास्थेनिया ग्रेविस। विच रिजल्ट्स फ्रॉम, कहाँ से होता है ये? तो रिजल्ट्स फ्रॉम एंटीबॉडीज दैट ब्लॉक और डिस्ट्रॉय निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। मैंने बताया आपका जो एसिटाइलकोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके रिसेप्टर्स होते हैं। टू टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एक तो निकोटोनिक नाम से होते हैं, दूसरे मस्कैरिनिक रिसेप्टर होते हैं। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उनको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। कौन? एंटीबॉडी, जो कहाँ बनती है? हमारे थाइमस ग्लैंड में बनती है। तो उनकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। करेक्टराइज्ड बाई, अब वो होने की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं? तो करेक्टराइज्ड बाई वीकनेस एंड अबनॉर्मल फैटिक। वीकनेस आ जाती है, अबनॉर्मल फैटिक देखने को मिलती है हमारी मसल्स में। ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, स्पेशली बात करें किसकी? वॉलेंट्री मसल्स, या हम बोले तो स्केलेटल मसल्स की वीकनेस और फैटिक देखने को मिलता है। और साथ ही क्या सिम्टम्स आते हैं? आईलिड्स ड्रॉपिंग। जो हमारी आईलिड्स होती है, देखो स्केलेटल मसल्स की बात करें या जो वॉलेंट्री मसल्स की बात करें, तो उससे रिलेटेड जिस भी पार्ट की मसल्स में वो वीकनेस आएगी या जिस भी पार्ट में फैटिक आएगी मसल्स में, उसी से रिलेटेड सिम्टम्स आ जाएगा। अगर आईलिड्स की बात करें, जो हमारे आईलिड्स की मसल्स है, अगर उसमें वीकनेस आ गई, उसमें फैटिक आ गई, तो जो हमारी आईलिड्स है, अभी तो एग्जैक्टली आईलिड्स आपको देखने को मिल रही है मेरे, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ वीकनेस आ गई तो वो आईलिड्स क्या होगी? ड्रॉप हो जाएगी और ये एक इरेक्ट पोजीशन में मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आईलिड्स ड्रॉपिंग। और इसको इस एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोला जाता है पटोसिस। पटोसिस कैसे बोलते हैं? जब आईलिड्स ड्रॉप डाउन हो जाती है, तो पटोसिस एक क्लासिकल साइन होता है हमारे मास्थेनिया ग्रेविस का, तो वो भी आपको याद रखना। एंड सेकंड वन क्या है? डबल विजन। जब हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है उसमें वीकनेस आ जाती है तो उसकी वजह से एक सिम्टम्स देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं डबल विजन या डिप्लोपिया भी इसका मेडिकल टर्म होता है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, डिप्लोपिया। तो डिप्लोपिया भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, जिस बॉडी पार्ट में इफेक्ट हो रही है, जिस बॉडी पार्ट का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट हो रहा है, उस आधार पे हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बट जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया और वही हम डिस्कस करेंगे। तो पटोसिस इज ए क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस एंड डबल विजन डिप्लोपिया। देन नेक्स्ट वन है हमारा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन फेजिया, स्वेलिंग में डिफिकल्टी आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। तो जब हमारे मास्टिकेशंस वाली मसल्स है, हमारे जो फेरिंग्स वाली मसल्स है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इफेक्ट होगा तो वहाँ पे डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। डिसआर्थरिया, लेरिंग्स वाली मसल, डिसआर्थरिया मीन्स क्या होगा? डिफिकल्टी इन स्पीचिंग। जो हम जो स्पीच कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिसआर्थरिया। तो वहाँ पे एक सिम्टम्स आ जाएगा। और समटाइम रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, और ये डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन जिसे हम डिस्पनिया बोलते हैं वो भी देखने को मिलता है। किस केस में? हमारे मास्थेनिया ग्रेविस में। तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो कौन सा है? फर्स्ट वन हमारा पटोसिस जिसे हम आईलिड्स ड्रॉपिंग बोलते हैं, डबल विजन जिसको डिप्लोपिया बोल दिया, एंड डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया एंड समटाइम मसल्स
और स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस देखने को मिलता है उसे या डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जिसे हम डिस्पनिया भी बोल देते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक साइन ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। बाकी जिस भी बॉडी पार्ट का या जिस भी जगह का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इफेक्ट आएगा उस आधार पे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, किसमें, हमारे मास्थेनिया ग्रेविस में। तो मास्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड जो भी बेसिक्स होता है वो क्लियर है कि क्या है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो हमारी थाइमस ग्लैंड है उसमें स्पेशली बात करें जो एंटीबॉडीज़ होती है वो बनती है हमारे इसके अगेंस्ट, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, और वहाँ पे वो बन के अटैक कर देती है। अटैक करने की वजह से जो रिसेप्टर साइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एसिटाइल कोलिन का फंक्शन रोल प्ले नहीं हो पाता और वहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जिस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करे उस आधार पर सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अगर आईलिड्स को इफेक्ट कर रही है तो पटोसिस नाम से सिम्टम्स आ जाएगा, डिप्लोपिया आ जाएगा, हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को अगर इफेक्ट कर रही है तो डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया और समटाइम रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस, जिसे हम डिस्पनिया भी बोल देंगे, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये हमारे मास्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड एक बेसिक्स नॉलेज होगी। बाकी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, साथ ही इसके कोजेस क्या, कोज में तो मेन कोज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही होता है, बाकी किस प्रकार से होता है वो भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ बताने की कोशिश की। साथ इसके क्या ट्रीटमेंट रहता है ना, क्या क्या डायग्नोसिस रहता है, जिसमें हम टेंसिलोन टेस्ट नाम का एक टेस्ट करते हैं, एंड्रोफोनियम नाम का एक एजेंट वहाँ पे यूज करते हैं। फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जहाँ पे मास्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस आते हैं, वो कुछ डोज जो इसकी मेडिसिन होते हैं, ट्रीटमेंट होता है, उनकी वजह से आता है। तो वो ओवरऑल डिटेल से हम बाद में फर्दर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको जस्ट बेसिक्स याद रखना हमारे मास्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। सेकेंड वन हमारे सामने पार्किंसंस डिजीज या पार्किंसोनिज्म भी बोलते हैं समटाइम इसको, या पार्किंसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ओवरऑल एक ही बात है, जस्ट आपको बेस क्लियर करना है। तो तीनों चीज़ों को आपको एक साथ कोरिलेट करके रखना, पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसोनिज्म या पार्किंसन सिंड्रोम। क्या होता है, इट इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक और एक्यूट मैंने बता दिया था, एक्यूट फॉर शॉर्ट टाइम के लिए होता है और फास्ट ग्रोइंग होता है, जबकि क्रोनिक क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है और स्लो ग्रोइंग होता है ना। तो वो भी आपको याद रखना। क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव तरीके से होता है, ग्रेजुअली तरीके से होता है, एंड डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। डीजेनरेटिव मतलब यहाँ पे डीजेनरेशन होने लगता है हमारे टिश्यूज और सेल्स का डिसऑर्डर, रिजल्ट फ्रॉम सेल्स डेथ इन द सबस्टेनिया नाइग्रा। सभी, यहाँ पे स्पेलिंग सही नहीं लिखा हुआ है, सबस्टेनिया नाइग्रा हमारे जो ब्रेन होता है, स्पेशली हम बात करें जो बेसल गैंग्लिया होता है हमारे, वहाँ पे स्पेशल टाइप के सेल्स और टिश्यू होता है, तो उसको हम सबस्टेनिया नाइग्रा बोलते हैं। तो वहाँ की जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो डेथ होने लगते हैं धीरे धीरे, डीजेनरेटिव तरीके से, प्रोग्रेसिव तरीके से, रिजल्टिंग इन डिप्लेशन ऑफ डोपामाइन लेवल। उसकी वजह से क्या होता है, डोपामाइन का लेवल धीरे धीरे डिप्लेट होने लगता है, कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से क्या करेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, करेक्टराइज्ड बाय स्लोनेस इन द इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स इनिशिएट नहीं कर पाते हैं और मूवमेंट्स को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, एंड इंक्रीज मसल स्टोन बढ़ जाती है, ट्रीमर्स एट रेस्टिंग के टाइम ट्रीमर्स देखने को मिलता है, एंड गेट डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। किस कंडीशन में, जब पेशेंट का पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। तो क्या होगी, सिंपल वे में समझाता हूँ। पार्किंसन डिजीज क्या है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। हमारे सबस्टेंशिया नाइग्रा जो एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है न्यूरॉन्स का, हमारे सेल्स का, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है, तो उनका डेथ होने लगता है। स्पेशली हम बात करें जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है सबस्टेंशिया नाइग्रा में, उनका डैमेज होने लग जाता है। उसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम होने लगता है, और जैसे ही डोपामिन का लेवल कम होता है तो डोपामिन से रिलेटेड, डोपामिन भी एक न्यूरोमस्कुलर एजेंट है, या हम बात करें कि न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी वजह से जो भी फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारे डोपामाइन का लेवल कम हो गया। लेवल कम होने की वजह से उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो अल्टर हो जाएंगे, और वो सिम्टम अल्टर होने की वजह से हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसके भी 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं हमारे पार्किंसंस के, तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने, फर्स्ट वन तो लिखा स्लोनेस इन द इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवमेंट्स इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही स्लो तरीके से अगर कर पाएंगे तो बहुत ही स्लो तरीके से वो मूवमेंट को स्टार्ट कर पाएंगे। इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट करना, एंड
नेक्स्ट सिम्टम्स यहाँ पे लिखा इंक्रीज मसल स्टोन, मसल स्टोन बढ़ जाती है। मसल स्टोन बढ़ जाना दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रिजिडिटी देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्पेशल टाइप की रिजिडिटी देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोग व्हील रिजिडिटी। तो वो सिम्टम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्या, कोग व्हील रिजिडिटी। कोग मीन्स जो चक्कर टाइप की स्ट्रक्चर होती है ना, व्हील जो पहिया होता है, एक चक्कर टाइप का पहिया होता है, या आप बोल सकते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर टाइप की रिजिडिटी देखने को मिलती है। जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो एक इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हूँ, ठीक है, बट इस प्रकार से हो गया तो एक कोग व्हील स्ट्रक्चर बन गया ना, कोग व्हील एक पहिया की तरह स्ट्रक्चर बन गया। इस प्रकार की रिजिडिटी देखने को मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोग व्हील रिजिडिटी, जो कि एक क्लासिकल सिम्टम होता है पार्किंसन डिजीज का। तो फर्स्ट सिम्टम ये देखने को मिलेगा क्लासिकल टाइप का। सेकंड, ट्रिमर एट द रेस्ट, जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम ट्रिमर्स देखने को मिलता है फिंगर्स में, उसे बोलते हैं रेस्टिंग ट्रिमर। तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सिम्टम्स ही आपको याद रखना है कि रेस्टिंग ट्रिमर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकंड क्लासिकल सिम्टम हो गया पार्किंसनिज्म का। एंड थर्ड वन इज ए गेट डिस्टर्बेंस, पेशेंट का गेट डिस्टर्बेंस। गेट मीन्स क्या, उसका जो बैलेंस होगा, उसका कोऑर्डिनेशन होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पे सफलिंग टाइप का गेट देखने को मिलेगा। पेशेंट धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोमेंट में मूवमेंट्स करेगा, चल पाएगा, तो उसे हम बोल देते हैं गेट डिस्टर्बेंस। और वो किस प्रकार का देखने को मिलता है, सफलिंग गेट, बहुत ही स्लो वे में पेशेंट मूवमेंट करता है। तो 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, कौन से, कोगव्हील रिजिडिटी, जिसमें क्या होता है कि मसल स्टोन बढ़ जाती है और रिजिडिटी आ जाती है। कोगव्हील टाइप का क्यों बोला है कि पेशेंट का जो स्ट्रक्चर है वो एक कोगव्हील की तरह बन जाता है, इसलिए कोगव्हील रिजिडिटी बोला। ट्रिमर्स देखने को मिलता है रेस्टिंग टाइम पे, तो रेस्टिंग ट्रिमर्स एंड सफलिंग गेट देखने को मिलती है जब गेट डिस्टर्बेंस हो जाता है डोपामिन के लेवल कम होने की वजह से। ये 3 क्लासिकल सिम्टम्स यहाँ पे। पार्किंसन डिजीज़ को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है पैरालाइटिक एजिटेंस। पैरालाइटिक एजिटेंस भी पार्किंसन का दूसरा नाम होता है और उसका मतलब होता है सेकिंग पाल्सी। सेकिंग पाल्सी मीन्स क्या है कि पेशेंट ऐसे सेक होता रहेगा, हिलता रहेगा ऑटोमेटिकली, फॉर जब भी वो मूवमेंट्स करेगा ना तो वो हिलता रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकिंग पाल्सी। तो वो सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलता है पार्किंसन डिसऑर्डर में, सेकिंग पाल्सी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको पैरालाइटिक एजिटेंस भी बोला जाता है पार्किंसन डिसऑर्डर का। तो ये भी आपको याद रखना। डिटेल्स की बातें हैं बहुत सारी, हम फर्दर ऑन क्लासों में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको पार्किंसन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें याद रखना। पार्किंसन क्या है, एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, क्रोनिक टाइप का डिसऑर्डर रहता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा स्पेशली जो सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है उसमें जो सेल्स और टिश्यू होता है उसका डैमेज होने लगता है, और उसके डैमेज होने की वजह से डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसका लेवल अल्टीमेटली धीरे धीरे कम होने लगता है। और कम होने की वजह से जो डोपामिन का फंक्शंस होते हैं वो अल्टर हो जाता है। अल्टर होने की वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो क्लासिकल सिम्टम है वो कौन कौन से रहते हैं, कोगव्हील रिजिडिटी देखने को मिलता है, रेस्टिंग ट्रिमर्स देखने को मिलता है, सिपलिंग गेट देखने को वहाँ पर मिलता है, और साथ ही वहाँ पर सेकिंग पाल्सी भी देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप एक बेसिक लेवल से याद रख सकते हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। कंफ्यूज नहीं होना, मास्टेनिया ग्रेविस अलग चीज़ होती है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें अलग होती है, और पार्किंसन डिजीज़ अलग होता है, उसके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें है वो मैंने आपको बता दी। तो इस वजह से आपको याद रखना। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे सामने मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे जो नर्वस सिस्टम्स की जो न्यूरॉन्स होती है, स्पेशली हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होती है उसकी माइलिन सीट होती है, वो एक डिजेनरेटिव टाइप से किसी इन्फेक्शन की वजह से या समटाइम ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से डीजनरेट होने लगती है, धीरे धीरे वो टूटने लगती है, या हम बताएं तो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर माइलिन सीट की बात करें, वही अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन सीट की हम बात करें तो वो फिर एक अदर डिसऑर्डर बन जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा, गुलियन-बेयर सिंड्रोम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। तो इट इज ए क्रोनिक, ये भी क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव, डीजेनरेटिव और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS मीन्स क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, करेक्टराइज्ड बाई डिसेमिनेटेड मीन्स अस्त व्यस्त तरीके से, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाती है, क्या, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हम इसे बोल सकते हैं। तो क्या है, एक बेसिक बात करें तो क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो हमारे
सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, स्पेशली हम बात करें जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती है, नर्व फाइबर्स होते हैं, उनकी जो माइलिन सीट होती है उसका डीमाइलिनेशन होने लगता है। डीमाइलिनेशन मीन्स क्या है कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है, टूटने लगती है, डिससेमिनेटेड वे में डिस्ट्रॉय होने लगती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डीमाइलिनेशन। तो वो हमारी कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और इसमें फिर जो भी हमारे जो सिम्टम्स है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आएगा, कि स्पेशली हम बात करें तो जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन से रिलेटेड आएगा तो पैरास्थीसिया देखने को मिलेगा, टिंगलिंग सेंसेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, और पेशेंट को पैरालिसिस भी हो जाता है सम कंडीशंस में। मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो मोटर जो भी मोटर फंक्शन डिस्फेजिया हो जाएगा, डिसआर्थरी हो जाएगा, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, है ना। मूवमेंट्स से रिलेटेड डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी। तो वो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, वो डिटेल से हम बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड आपको याद रखना है कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, साथ ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो कि क्या होता है, इसमें हमारी जो माइलिन सीट होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है धीरे धीरे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट वन है हमारे सामने हंटिंगसन डिसऑर्डर। हंटिंगसन डिसऑर्डर क्या है? इट इज ए न्यूरो डिजेनरेटिव एंड इनहेरिटेड। देखो यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आई, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स क्या है कि एक इनहेरिटेंस के थ्रू चल रहा है, मतलब ये जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। हम इसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं? इनहेरिटेंस डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इट इज ए न्यूरोडिजेनरेटिव एंड इनहेरिटेंट डिसऑर्डर ऑफ द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, रिजल्टिंग इन डिफिकल्टी विथ कोऑर्डिनेशन एंड गेट डिस्टर्बेंस, कोऑर्डिनेशन एंड गेट डिस्टर्बेंस एंड समटाइम्स चेंजेज इन मूड एंड मेंटल एबिलिटीज़। क्या डिसऑर्डर है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है हमारे बेसल गैंग्लिया का। जो हमारे बेसल गैंग्लिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गेट और हमारे जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, उसको मेंटेन करने में, मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बेसल गैंग्लिया। तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है एक न्यूरो डिजेनरेटिव तरीके से। कहाँ पे? बेसल गैंग्लिया में। वो डिस्टर्बेंस आने की वजह से हमारी जो कोऑर्डिनेशन है और गेट है, जो हमारा मूवमेंट्स है, गेट है, जो हमारा बैलेंस है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और समटाइम हमें मूड और मेंटल एबिलिटीज़ भी डिसेबिलिटीज़ भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो देखो ये एक सिम्टम्स की बातें हो गई। अभी आपको याद रखना है कि हंटिंगटन डिसऑर्डर है क्या? हंटिंगटन डिसऑर्डर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ही है। इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, उसमें बेसल गैंग्लिया के अंदर जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम में, जो कि काम करता है गेट और हमारे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी का गेट और डिस्टर्बेंस, गेट और जो हमारा मूवमेंट्स होता है, बैलेंस होता है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस हो जाता है, और बहुत सारे वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही मूड से रिलेटेड बेसल गैंग्लिया हमारा इमोशनल बिहेवियर को भी मेंटेन करता है, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलता है। साथ ही हमारे मेंटल